दोस्तों नमस्कार, सभी का स्वागत है परवजन डिजिटल पर। मैं हूं आपके साथ विजय रावत। आज स्पेशल गेस्ट हैं। अमूमन आप इन्हें इसकी पोल खोलते हुए, कभी उसकी पोल खोलते हुए हर जगह नजर आ जाते हैं। राजेश पोल खोल बहुगुणा हमारे पुराने साथी भी हैं, तो आज स्टूडियो में आए हैं। आज इनकी पोल हम खोलेंगे क्योंकि दुनिया की पोल ये खोलते हैं। बहुगुणा, पहले आपने समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विजय रावत जी। आज इस मंच पे हमें अपनी बात रखने का मौका आप दे रहे हैं जी। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप लोग जुड़े जरूर रहिएगा क्योंकि आज पोल खोल बहुगुणा की पोल खुलने वाली है। क्योंकि बहुत सारे इल्जाम इन पर लग रहे हैं धीरे धीरे। और जो एक शो होता था ना पहले, आपकी अदालत, तो आपकी अदालत की तरह इनसे आज हम सवाल पूछेंगे और पोल खोल बहुगुणा जी उसका जवाब जरूर देंगे। बहुगुणा जी, पहला सवाल यह है कि आजकल धांधलियों का बड़ा जोर है। आपने सुना भी होगा विधानसभा जो अभी जो धांधली चल रही है, बैकडोर एंट्री, इसमें सुनने में आया है कि आपकी वाइफ का भी नाम आ रहा है। कई जगह सुनने में आया है। कितनी सत्यता है इन सब में कि लोग कह रहे हैं कि आपने अपनी वाइफ को बैकडोर एंट्री करवा दिया, इतना नाम बहुगुणा जी का अपने सोर्स का इस्तेमाल करके? देखिए विजय रावत जी, मैं तो बड़ा खुश हूँ इस बात को लेके। मज़ा आ रहा है मुझे। आज मेरी छाती 56 इंच की हो गई है, मोदी जी के बराबरी की, कि कम से कम राजेश पोल खोल बहुगुणा को दर्शकों ने इस काबिल बना दिया कि वो किसी को नौकरी लगा सकता है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, बैकडोर से क्यों लगानी है? मुझे अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं फ्रंट डोर से लगाऊंगा और 56 इंच की छाती चौड़ी करके लगाऊंगा। लेकिन मैं भी हैरान हूँ विजय रावत जी, कई मीडिया के साथियों ने मुझे भी कहा है, दबी जबान में कहा है कि भाभी जी की नौकरी लगा दी, आपने बताया नहीं, और भाभी जी घर पे परेशान है जैसे वो कहते हैं ना, भाभी जी घर पर हैं, वो वाला किस्सा हो रहा है। मैंने भाभी जी से पूछ लिया, मैंने कहा भाई लोग कह रहे हैं कि आपकी नौकरी लगी, आप यहाँ क्या कर रहे हो, नौकरी क्यों नहीं जा रही हो? तो उस बेचारी ने इधर से सुना, इधर से निकाल दिया। लेकिन वाकई में विजय रावत जी, इस खबर को लेकर मैं बड़ा चिंतित हूँ और मैं इसका सोर्स ढूंढना चाह रहा हूँ कि आखिर ये सोर्स निकला कहाँ से है, ये इनपुट आया कहाँ से है। क्योंकि राजेश पोल खोल बहुगुणा एक अदना सा पत्रकारिता का एक हिस्सा है। मेरी पत्रकारिता मुश्किल से 2 साल की है। मेरे से बड़े बड़े अनुभवी लोग यहाँ हैं, उनका नाम ना आना और मेरा नाम आना, तो ये नाम मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपके पास मेरा नाम कहाँ से आया ये कि मैंने अपनी बीवी को लगा दिया? देखिए, सोर्स तो हमसे सुप्रीम कोर्ट भी नहीं पूछ सकता। लेकिन इस बात की पुख्ता सबूत बहुगुणा जी ने भी दे दिए हैं कि उनको भी इधर उधर से पता चला है। कई साथियों ने उनसे पूछा है कि क्या वाकई में जो बहुगुणा जी की घरवाली हैं, जो उनकी धर्मपत्नी है, उनकी आउटसोर्स से भर्ती हुई है। तो आपने उनको जवाब क्या दिया फिर? नहीं, मैं देखिए, असल में समस्या क्या है हमारे उत्तराखंड में विजय रावत जी, बहुत सारे के पत्रकारों के औरों के भी नाम है, लेकिन हिम्मत किसी ने नहीं जुटाई अभी तक कि मुझे फ़ोन करके एक भी आदमी पूछता या एक पत्रकार पूछ लेता। मैं तो आपकी हिम्मत की दाद दे रहा हूँ कि आपने मुझे लपक लिया, लेकिन बाकी लोग क्यों नहीं ये हिम्मत जुटा पा रहे हैं कि भाई साहब आपने अपनी पत्नी को कैसे विधानसभा में बैकडोर से भर्ती करवा दिया? और यही राजेश बहुगुणा तो अदना सा पत्रकार है। जब नेताओं की बारी आएगी, उनसे सवाल पूछने की बारी आएगी, तब क्या होगा? जब मेरे से कोई सवाल नहीं पूछ पा रहा है और सुर्खियां हैं, चर्चा मार्केट में गर्म है, शेयर बाजार उछाल कूद कर रहा है, तो फिर मेरे से सवाल करना बनता था। मैं तो आपकी दाद दूंगा कि कम से कम आज आप दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए आपने मुझे विजय रावत की अदालत में बुलाया, तो सही है जी। एक सवाल मेरा आपसे भी ये भी है, 2 साल आपकी पत्रकारिता को तकरीबन अभी हुए हैं और मैं देखता हूँ मार्केट में ऐसे ऐसे पत्रकार भी हैं जो अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम से उनका एग्जाम्पल वो देते हैं, कहते हैं कि हम तो तब से पत्रकारिता कर रहे हैं, कुछ उससे भी ज़्यादा पुराने, लेकिन उनका नाम कहीं नहीं है। लेकिन पोल खोल बहुगुणा जी ने ऐसा क्या कर दिया कि 2 साल में आज जहाँ भी जाएं तो राजेश पोल खोल बहुगुणा का चेहरा सब पहचानते हैं, सब उनके साथ फोटो खिंचाते हैं, सेल्फी खिंचवाते हैं। मैं आपकी एक वीडियो भी देख रहा था जिसमें आपने खुद डाला हुआ है कि कैसे लोग सेल्फी खिंचवाते। 2 साल में एक कमाल कैसे कर दिया पोल खोल बहुगुणा ने? देखिए, कमाल करने के लिए आपको धरातल पे उतरना पड़ेगा विजय रावत जी। और परवजन में 1 साल मैंने काम किया है, क्योंकि ये जो मेरा 2 साल का जो ग्राफ है, इसमें जो स्टार्टिंग जो मेरा काम था, हम दोनों उसमें साथ काम कर रहे थे। तो शुरुआत के दौर में हमने ना दिन देखा ना रात देखा। जहाँ लोगों ने बुलाया, जिस समस्या के लिए बुलाया, हमने नदी नाले खाले सब पार करके लोगों तक पहुँचा है। लेकिन देहरादून की पत्रकारिता और उत्तराखंड की पत्रकारिता सिमट के रह गई है सिर्फ बाइट तक। आज भी हम नेताओं के पीछे भागते हैं, नेताओं की गाड़ियों का इंतज़ार करते हैं, नेता घंटों घंटों में इंतज़ार करवा देते हैं। तो एक तरफ तो नेताओं को लेकर पत्रकारिता हो रही है, दूसरी तरफ वो जनता त्रस्त थी, वो अपनी पीड़ा शासन तक किसके थ्रू पहुंचाए।
तो मुझे इस बात की खुशी है कि उसमें मैं अकेला नहीं हूँ। कम से कम मैं गर्व से कह सकता हूँ कि 3-4 चैनल हैं जो उस कसौटी पे खरे उतर रहे हैं और जनता की नब्ज टटोल रहे हैं और जनता तक पहुंच रहे हैं। मैं उन पत्रकारों से भी कहना चाहता हूं, मैं सबका सम्मान करता हूं, अपमान मैं किसी का नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, जो लोग ग्राउंड पे विजय रावत जी काम करते हैं उनको जनता दिल से भी लगाती है और पूरा प्यार भी देती है, तो मैं इसका सारा क्रेडिट जनता को देना चाहूँगा। कई सवाल आप पे ये भी उठते हैं कि आप जानबूझ के इस प्रकार की पत्रकारिता करते हैं ताकि लोग आपको देखें। उसमें आप कॉमेडी भी करते हैं, उसमें कभी आप सीरियस भी हो जाते हैं, कभी अलग अलग तरीके से दर्शकों को रिझाने का काम करते हैं। तो अपने आप को आप मानते क्या हैं? क्योंकि आप, मैं दूसरा सवाल मेरा पॉलिटिकल बैकग्राउंड से रहेगा इनका कि क्या है, लेकिन पहले सवाल पे आप जवाब दीजिएगा। आप अपने आप को समाज से भी मानते हैं कि एक पत्रकार मानते हैं कि एक कॉमेडियन आप अपने आप को मानते हैं? देखिए, मैं अपने आप को एक आम नागरिक मानता हूँ जिसको जनता किस रूप में देखना चाहती है। मैं कोशिश करता हूं कि मैं अपनी जनता के हर उन आँखों में बसूं, हर उन आँखों में दिखूं। कोई आँखें छोटी हैं, कोई बड़ी हैं, कोई काली हैं, कोई गोरी हैं, लेकिन उन आँखों में बसना चाहता हूं। और दूसरा, जो बहुत अनुभवी पत्रकार हैं, अगर उन्हें लगता है कि मैं कॉमेडी करता हूं, लोग मुझे देखते हैं, मैं उन्हें निमंत्रण देता हूं ना, आइए, मैं बस सिखाऊंगा उन लोगों को। वाकई में अगर वो सीखने की ललक रखते हैं, वो छोटे बड़े मोटे पतले अनुभवी कैसे भी पत्रकार हो, अगर वो चाहते हैं कि यार हमारा भी कुछ ऐसा होना चाहिए, तो आइए ना, मैं बताता हूँ ना कैसे कैसे बनेंगे। लेकिन कॉमेडी क्यों करते हैं? क्योंकि पत्रकारिता तो एक अब तक सीरियस पेशा माना जाता था, जब से आप पत्रकारिता में नहीं आए थे बड़ा सीरियस होकर लोग पत्रकारिता करते हैं, लेकिन जब आपको देखते हैं तो लगता है कि यार ये मुद्दे तो उठा रहा है और साथ ही साथ में कुछ कॉमेडी भी कर रहा है, हंसी भी आ रही है इसको देखकर। तो ये मिला जुला ये चीज़ है क्या? ये पत्रकारिता में एक नया चीज़ जो आप लेके आए हैं? देखिए, कॉमेडी का पार्ट नेता है, क्योंकि हमारे नेता सिर्फ अब कॉमेडी करने के लिए रह गए हैं। तो कॉमेडी मैं इसलिए ऐड करता हूं कि देखिए, एक आदमी बहुत दिक्कतों में, परेशानी में होकर खबर देखता है, टेंशन में रहता है, वो वीडियो बीपीडीओ ये हो गया वो हो गया। उस दौरान अगर उसे 1 सेकंड का क्षण ऐसा मिल जाए जिसमें वो खुश हो जाए, तो रावत जी इसमें बुराई क्या है? या कहीं कोई घटना हो रही है, कोई अपराध हो रहा है, और उस क्षण में आदमी, एक क्षण के लिए अगर हम उसे हंसा दें, तो मुझे लगता है कि ये होना भी चाहिए। पत्रकारिता, मैं वो पत्रकार नहीं हूँ जो कोर्स करके आया हूँ। मैं फिर कहना चाहता हूँ, मैं कलाकार ज़्यादा हूँ, पत्रकार कम हूँ। और एजुकेशन बैकग्राउंड पे भी सवाल उठते हैं कि आपका एजुकेशन क्या है, क्योंकि कभी आप गाय का दूध निकालते हुए नज़र आते हैं, कभी आप घरों में सब्जी बोते हुए नज़र आते हैं। तो आपका बैकग्राउंड है क्या एक्चुअल में? आपने खुद स्वीकार किया है कि भाई पत्रकारिता नहीं है, क्योंकि एजुकेशन स्तर पर भी काफ़ी सवाल उठते हैं कि बहुगुणा जी, क्या आखिर एजुकेशन स्तर है क्या जो कुछ भी कर देते हैं? नहीं, अगर मेरे गाय का दूध निकालने से मेरी एजुकेशन का स्तर ऊपर और नीचे होता है, तो फिर मैं उस एजुकेशन को बताने के लिए बाध्य ही नहीं हूँ, क्योंकि गौ हमारी माता है और उसका दूध निकालना मुझे आता है, तो उसमें एजुकेशन क्या होगी? भाई, कृष्ण भगवान भी तो ग्वाले थे। आपने ये बताया गया कि आपकी आजीविका का साधन वो है, आपने खुद बताया कि हाँ। देखिए मैं गाय का दूध निकालता हूँ, तो मतलब ये बात पच नहीं रही है कि एक गाय का दूध निकालने वाला और बड़े बड़े मुद्दे आज वो उठा रहा है, तो ये बात पच नहीं रही है कहीं ना कहीं। तो एक जो खेतों में जो काम कर रहा है, आप जो घरों में फल सब्जी जो बो रहा है, और वो अचानक से आके इतना हिट हो जाता है। कई सालों की पत्रकारिता जो लोग कर रहे हैं, जिन्होंने बड़ी बड़ी डिग्रियां, मास कम्युनिकेशन, ना जाने क्या क्या डिग्रियां किए हुए, वो भी आज इनकी व्यूवरशिप नहीं आ पा रही है, तो कहीं ना कहीं सवाल तो उठते हैं। चलिए, मैं पचा देता हूँ। एक कहावत है कि पोथी पढ़ पढ़ जुग भये, पंडित भये न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए। सब पढ़ते हैं और इधर से सुनते हैं, इधर से निकाल देते हैं, लेकिन मैंने मनन किया है, मैंने जमीनी हकीकत को, 2 साल की पत्रकारिता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक और सांस्कृतिक चीज़ों को मैंने बहुत करीब से देखा है रावत जी। वो सब हिडन है, उस मेहनत को कोई नहीं देखेगा। पोल खोल बहुगुणा के बाल सफ़ेद हो गए, आधा मैं गंजा हो गया हूँ, ये तो नहीं दिखता है ना। 2 साल की पत्रकारिता दिखती है, लेकिन जो जूते चप्पल मैंने घिसे हैं, भी आप टोपी पहन के रखते हैं तो हाँ, दिखेगा नहीं। टोपी तो चलिए पहनता हूँ, पहनाता तो नहीं हूँ, कई लोग तो टोपी पहनाते भी है, तो उसके पीछे मेरी कड़ी मेहनत है, तपस्या है, और बहुत से लोग हैं जो कर सकते हैं, उन्हें भी करना चाहिए मेरे हिसाब से। राजनीतिक बैकग्राउंड रहा था इससे पहले आपका, आम आदमी पार्टी से आप निकल के आए हैं, तो कई लोग कहते हैं कि आप पार्टी विशेष के हैं, आप आम आदमी पार्टी को फेवर करते हैं, आप कांग्रेस को आप फेवर करते हैं, इसलिए सरकार के अगेंस्ट में आप हैं। नहीं, देखिए, मैं कहता हूं कि हर पत्रकार को
सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अनुभव होना जरूरी है। अब सांस्कृतिक और आर्थिक दो चीज़ों को तो मैं भी बहुत करीब से देख ही रहा हूँ, लेकिन हाँ, सामाजिक और राजनीतिक जीवन मैंने जिया है। 9 साल मैं आम आदमी पार्टी में रहा हूँ, और जब मैंने छोड़ी है तो स्टेट का सेक्रेटरी मैं था। लेकिन छोड़ने का कारण यही है कि बहुत से लोग अन्ना आंदोलन से जुड़े थे, और इसलिए जुड़े थे कि वो जुड़ के अपने प्रदेश के लिए, अपने गांव के लिए, अपने शहर के लिए शायद कोई मॉडल सेट कर पाएँ, लेकिन ऐसा हो ना पाया। और बहुत समझाने के बाद भी दिल्ली वाले शायद हमें मूर्खी समझते हैं, आज भी समझते हैं, मूर्खी समझते हैं। तो कई लोगों को पता नहीं होगा, उनको बता दूं कि 9 साल आम आदमी पार्टी में रहे। बहुगुणा जी, इससे रिलेटेड एक सवाल है। 9 साल का एक बहुत बड़ा समय होता है, आम आदमी पार्टी में आप कुछ नहीं कर पाए, क्या कुछ कारण रहा है इसका कि भाई आप राजनीति में सफल नहीं हो पाए ज़्यादा और पत्रकारिता में आप सफल हो गए? देखिए, राजनीतिक दलों में बोरी होती है ना, बोरी, उसके अंदर आदमी को घुसा दिया जाता है। बाहर से वो बोरी हो जाती है राजनीतिक दल का नाम, और अंदर आदमी को डाल देते हैं, और ऊपर से उतना ही छेद खोलते हैं जितना सांस लेने के लिए हो। मैं दावे से कह रहा हूँ, जितने राजनीतिक दलों के नुमाइंदे देख रहे होंगे, उनको पता होगा कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। खुली छूट तो कहीं होती ही नहीं है, सिर्फ कुछ क्षेत्रीय दलों को छोड़ दिया जाए। अब तो वहाँ भी खुली छूट नहीं रही है। भाई, मैं उत्तराखंडी हूँ विजय रावत जी, अचानक तो मैं पैदा नहीं हुआ हूँ, या अचानक से मैंने कोई ऐसी टैबलेट भी नहीं खाई जो मैं शक्तिमान बन गया। बात समझने में 9 साल क्यों लग गए आपको? नहीं, 9 साल मुझे इसलिए लगे क्योंकि मैं राजनीतिक जीवन का अनुभव प्राप्त करना चाहता था। मैं राजनीति के वो साम दाम दंड भेद, यंत्र तंत्र मंत्र षड्यंत्र सीखना चाहता था, जिससे मैं आने वाले समय में इन नेताओं को पकड़ सकूं, इनके पहुंचे पकड़ सकूं, और इनका नाप ले सकूं कि आप कितने गहरे पानी में हो। इसलिए मुझे राजनीतिक दलदल में घुसना पड़ा है, क्योंकि कहते हैं ना, लोहे को लोहे ही काटता है। एक समस्या उत्तराखंड की जनता के साथ ये भी तो है, क्योंकि भाजपा कांग्रेस से उलट कहीं नहीं जा पाते। तो आपके पास तो एक अच्छा खासा मौका था, आप बोलने में भी बहुत अच्छे हैं, लोग भी आपको पसंद करते हैं, तो एक विकल्प उनको दे पाते हैं राजनीति में रहते हुए। पत्रकारिता से तो आप खाली समस्या उठा सकते हैं, उसका हल नहीं कर सकते, लेकिन राजनीति में अगर आप रहते तो हो सकता था कि इसका हल जरूर निकल आता, क्योंकि लोग पत्रकार होने के बाद तब राजनीति में जाते हैं। आप राजनीति से पत्रकार में आए हैं, उल्टी गंगा ऐसे क्यों बहा दिया? देखिए, मैंने उल्टी गंगा इसलिए बहाई है क्योंकि मैं कह रहा हूं ना कि इस उत्तराखंड में राजनीतिक वर्चस्व बहुत ज़्यादा है। आप या तो हर घर में प्रॉपर्टी डीलर पाओगे या राजनेता पाओगे। 2 कौमें यहाँ पे बहुत जल्दी से उभरी हैं। हालांकि हमारा राज्य जो है वो सैनिक बहुल्य और शिक्षक बहुल्य क्षेत्र है, लेकिन ये 2 कौम भी उभरी हैं। इसलिए मुझे लगा है कि प्रॉपर्टी डीलर अगर मैं बन गया तो क्या कर पाऊंगा, अपने बच्चों के लिए पैसा ही कमा पाऊंगा, लेकिन मैं राज्य के लिए वो कुछ विजन तैयार नहीं कर पाऊंगा। अभी मेरा सवाल यही है ना कि अभी आप रिपोर्टर हैं, आप पत्रकार, अच्छे पत्रकार हैं, मुद्दे भी अच्छे उठाते हैं, लेकिन हल उसका क्या है? हल तो जो शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग हैं वही हल निकाल सकता है। आप तो हो नहीं शासन प्रशासन में बैठे, तो विकल्प आप कैसे दे पाएंगे लोगों को? नहीं, विकल्प की बात तो पत्रकार कभी कर ही नहीं सकता है। देखिए, पत्रकार आईना है, एक दर्पण है विजय रावत जी। वो जैसी चीज़ें दिखेंगी वो चीज़ों को सरकार तक पहुंचाएगा, जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाएगा। अब उन जनप्रतिनिधियों को तय करना है जिनको जनता ने चुना है। भाई, जनता देख रही है कि जिन प्रतिनिधियों को हमने चुना है, अगर एक रिपोर्टर आवाज़ उन जनप्रतिनिधियों तक, सरकार तक पहुंचा रहा है, तो ये जनता तय करेगी कि हमने कैसे जनप्रतिनिधि चुने हुए हैं। अगर हर पत्रकार राजनीति में घुस जाएगा तो फिर पत्रकारिता कौन करेगा? ये वाला प्लेटफॉर्म तो हमारा खाली हो जाएगा। आप जैसे और हम जैसे पत्रकारों का काम है कि हम लोगों की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाएं। हाँ, अगर सरकार नहीं सुन रही है तो फिर हम जनता को पूछे ना कि भाई ये सरकार आप ही ने तो चुनी है, हम तो वहां से आपकी पोटली उठा के सरकार के पाले में डाल देते हैं। अब सरकार और विधायक नहीं सुन रहे हैं तो ये सोचना तो जनता को पड़ेगा कि उन्होंने चुने कैसे लोग हैं जो सुनते नहीं है। हम तो अपना काम ईमानदारी से कर ही रहे। तो कह देती उनके पास कोई विकल्प ही नहीं था। नहीं, विकल्प नहीं था ऐसा भी नहीं है, विकल्प थे। हो सकता है वो विकल्प उन्हें पसंद ही ना हो, लेकिन ये उनके मन को टटोलना पड़ेगा कि आपको कैसा विकल्प चाहिए। सोने का पानी चढ़ा हुआ चाहिए, चांदी वाला विकल्प चाहिए? ये विकल्प की भी तो राजनीति है ना। लोग चूजी हैं, लोगों को अपनी पसंद का चाहिए। विजय रावत के बाल खड़े चाहिए, किसी के बाल लेटे हुए चाहिए, चूजी हैं हम, इसमें क्या कर सकते हैं? तो विकल्प की जो राजनीति है वो फिलहाल पत्रकार तो उसको तय करता ही नहीं है। हाँ, पत्रकार उसका पार्ट हो सकता है। पत्रकारिता की आप भूमिका निभा रहे हैं, एक अच्छे पत्रकार भी आप साबित हुए हैं। मैंने आपकी एक वीडियो देख रहा था जिसमें एडीएम और एसडीएम को तो आप बिल्कुल डांट रहे थे, उसमें कह रहे थे कि भाई आप अभी तक क्या कर रहे हो इस तरीके से।
तो आपको क्या लगता है कि आप इस तरीके से प्रशासनिक अधिकारियों को करेंगे तो आपको डर नहीं लगता है कि भाई कल के दिन हो सकता है ये आप पे कुछ इल्ज़ाम लगा दें, या हो सकता है किसी अन्य मामले में फंसा के, क्योंकि शासन प्रशासन से भिड़ना कोई आसान बात नहीं है। देखिए विजय रावत जी, मेरी उम्र 53 साल है। 9 साल का साम दाम दंड भेद यंत्र तंत्र मंत्र और षड्यंत्र सीख के आया हूँ मैं। इसीलिए ये सीखने जरूरी थे ना, कोई आपको ना फंसा पाए, उसके लिए आपको ये सीखना बहुत जरूरी है। एक राजनेता हर बार क्यों बच जाता है? अभी देख रहे हो ना वीडियो बीपीडीओ वाला मामला आ रहा, कोई भी सफेद कॉलर वाला क्यों नहीं फंस रहा है? लेकिन उनको हड़काने का काम तो नेताओं का होता है। हड़काना नहीं, देखिए पत्रकार का काम सवाल पूछना है। अब वो सवाल पूछते हैं, उसकी आवाज़ तेज और धीरे हो सकती है, वो हालात के ऊपर डिपेंड करता है। भाई पूरे चिफलटी में आपदा आई हुई है, चिफलटी के लोग मेरे सामने कह रहे हैं कि कोई भी पटवारी तहसीलदार वहाँ सीडीओ नहीं पहुँच रही है, और मेरे सामने अधिकारी बैठ के कागज़ों के पेट भर रहे हैं। तो मेरा जमीर जिंदा है रावत जी। मैं किसी से पैकेज नहीं लेता हूं, किसी अधिकारी से, ना किसी सरकार से कोई मोटी रकम लेता हूं जो मैं अपनी अंतरात्मा की आवाज़ दबा दूं और चुपचाप वहां से निकल जाऊं। मैं वो व्यक्ति हूं कि मेरे सामने अगर मेरी जनता का कोई भी व्यक्ति चिल्लाएगा तो मैं सामने वाले से सवाल तो पूछूंगा। अब वो तो शुक्र मानो डीएम नहीं थे, मैं उन्हें ढूंढ रहा था, लेकिन मैंने सुना है कि टिहरी के डीएम बहुत भाग दौड़ कर रहे हैं। बहुत भाग दौड़ कर रहे हैं। एक सवाल और भी है आपसे, आपका एक ऑडियो वायरल हुआ था, उसमें आप कह रहे हैं कि भाई मेरी मर्जी है, मैं खबर चलाऊं न चलाऊं, और लोग आप पे आरोप लगाते हैं कि आप मन मर्जी के मुताबिक अपनी खबरें चलाते हो, जो आपको पसंद आता है वही आप खबरें चलाते हो। तो ऐसा क्या है? क्योंकि वीडियो जो ऑडियो था आपका बहुत वायरल उस समय हुआ था। देखिए मीडिया दो तरीका का होता है। एक तो वो होता है जिसको लोग चलाते हैं, उसके लिए वो गाना बहुत बढ़िया है कि तुम दिन को दिन कहो तो दिन कहेंगे और रात को रात कहो तो रात कहेंगे। हम वो वाले रिमोट वाले मीडिया तो हैं नहीं। हम लोग अपनी मर्जी से खबर करते हैं। और जिस ऑडियो की आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल मैंने दावे से कहा है कि मैंने कोई पैसे तो नहीं लिए आपसे। मैं इतनी दूर चढ़ के वहाँ खबर करने गया, और जब मैंने वहाँ जाके देखा कि हम लोग खबर करते हैं, हम खबर देख के पहचान लेते हैं रावत जी की ये खबर है, ये प्लांटेड खबर है। जब मुझे ये लगा कि ये सारी प्लांटेड खबर है और प्लांटेड खबर का पार्ट मैं भी बन सकता हूँ, बलि का बकरा मैं बनूँ, इतने सालों की तपस्या है उसमें मैं दाग क्यों लगाऊँ? तो उस दाग को न लगने देने के लिए मुझे लगता है कि ये 2 मिनट की रिकॉर्डिंग है, मैं उसे झेल सकता हूँ, लेकिन वो दाग मैं अपने पे नहीं लगाऊंगा कि कोई कहे कि ये प्लांटेड खबर का भी शिकार होता है। लेकिन आप वहाँ पर इतनी दूर गए थे, तो आपको ऐसा क्यों लगा कि वो प्लांटेड खबरें हैं? क्योंकि काफ़ी दूर आप खुद वहाँ पर गए थे और समस्या भी थी वहाँ उस गाँव की। नहीं, समस्या तो उत्तराखंड के हर गांव की है विजय रावत जी। वो एरिया जो इंटीरियर का इलाका है, वो दरअसल क्या है, नरेंद्र नगर 2 भागों में बटा हुआ है। एक पार्ट तो वह है जो ऋषिकेश से आपका नरेंद्र नगर की तरफ जाता है, एक का आपका पीछे से है जहाँ पानी की बड़ी समस्या है, कुछ जगह का नाम भी बताते हैं, आप ही उस इलाके में गए थे। वो वाला एरिया वाकई में वहाँ बहुत ज़्यादा अनदेखी है। और मैंने ये भी कहा था कि आपकी समस्या जेन्युइन है, लेकिन उन्होंने मेरे पे विश्वास नहीं करा। वो क्या है कि 2 गांव का झगड़ा है, कोई अपनी ज़मीन सड़क के लिए नहीं देना चाहता, कोई किसी ने अपनी ज़मीन दे दी। जिन्होंने अपनी ज़मीन दी है वहाँ तो सड़क आ गई, अब जिन्होंने अपनी ज़मीन दी नहीं है वहाँ सड़क तो आएगी नहीं, ना आई है ना आएगी। तो उन दोनों गाँवों की लड़ाई में वो मेरे से कुछ ऐसा करवाना चाह रहे थे जो मैं नहीं कर पाया, और मुझे खुशी है इस बात की कि आज मैं कम से कम उस पाप से बच गया जो पाप मेरे ऊपर लग सकता था। कई खबरें ऐसी भी आती हैं, गुपचुप तरीके से आप पे इल्ज़ाम भी लगाया जाता है कि आप प्लांटेड खबरें करते हैं, कई खबरों की एवज में पैसे भी लेते हैं, 500-500 रुपये, 1000-1000 रुपये तक लेते हैं, ऐसे कई जगह सुनने को मिले। क्या कुछ सत्यता है इसमें? नहीं, 500 और 1000 रुपये लेते हैं, देखिए स्टैंडर्ड थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। ये बहुत गलत बात है कि 500 और 1000, कम से कम मैं इतना मानता हूँ कि 53 साल की उम्र में और ये बाल सफ़ेद होने के बाद में, सर के बाल पूरे खोने के बाद में, कम से कम 500 और 1000 ये अच्छी बात नहीं है। अब हमने एक जन सहयोग वाली बात भी करी है, आपने भी कल वो बात करी थी, और हमने जनता के लिए कहा है विजय रावत जी, बात 500 या 1000 या 10,000 या 1 करोड़ की नहीं है, 10 करोड़ की भी नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं कि एनडीटीवी अब बहुत जल्दी अडानी जी का चैनल होने वाला है। और लास्ट में जब मैं अजीत कुमार की एक रिपोर्ट देख रहा था तो उन्होंने एक बात कही है कि विदेशों में अगर आप जाते हैं तो वो क्राउड फंडिंग से ही चैनल चलते हैं। तो हम तो अब ज़्यादातर इसी प्लेटफॉर्म की तरफ आगे बढ़ रहे हैं कि भाई आपको ही सपोर्ट करना है, आपको ही जो है इस चैनल को चलाना है। आप 1 रुपये दें, 1 करोड़ दें, 10 करोड़ दें, 1 लाख दें,
तो 1000-500 वाली तो कहीं बात होती नहीं है। अब जो लोग कह रहे होंगे उनका प्यार मुझसे बहुत ज़्यादा है, उन्होंने मुझे 1000-500 में आंक लिया है, तो उनका भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। कई लोग कहते हैं कि आपको फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं, लेकिन आप ना फ़ोन उठाते हैं ना मैसेज का रिप्लाई करते हैं, जो जेन्युइन खबरें होती हैं आपको बताते हैं, आप वहाँ पर नहीं जाते हैं। देखिए, जेन्युइन खबर है या नहीं है ये तय करना हमारा काम है। देखिए, हर फरियादी अपनी खबर को जेन्युइन ही मांगता है। एक आदमी क्रिश्चियन था, उसने पलटन बाज़ार से कोट लिया, दुकानदार को वापस करने गया, उसने वापस नहीं लिया, तो उसने मुझे फ़ोन किया कि भाई साहब मेरा कोट वापस नहीं ले रहा है, आप 2 मिनट के लिए आ जाएंगे। मैंने उन्हें कहा देखिए, पत्रकारिता का एक स्टैंडर्ड रहने दीजिए, पत्रकारिता जन सहभागिता के लिए है। भाई कोर्ट आप थोड़ा सा उसको हाथ पांव जोड़िए, वापस ले लेगा। अब व्यक्तिगत झगड़े भी बहुत हैं रावत जी, किसी की बीवी भाग गई, किसी का आदमी भाग गया, किसी का जमीन का झगड़ा है, किसी का बहुत सारे के लफड़े हैं। हर लफड़े को अगर पत्रकार जज बन के सुलझाने लगेगा तो फिर ये थाने, कचहरी, कोर्ट, एसपी, इनकी जरूरत क्या है? तो मैं उस क्राइटेरिया को भी क्राइटेरिया रहने देना चाहता हूं जिसमें हर विभाग की भी अपनी भूमिका हो। मैं पत्रकार हूं, मेरी एक क्राइटेरिया है, मेरा एक तरीका है, लेकिन मेरी एक सीमा भी तो है, मुझे अपनी सीमा में भी तो रहना है। हर मुद्दों को लेकर मैं कर क्या लूँगा जब मैं उन्हें सॉल्व भी नहीं कर पाऊंगा? तो मैं उन्हीं मुद्दों को पकड़ने की और उठाने की कोशिश करता हूं जिनको मैं अच्छे तरीके से सरकार तक पहुंचा सकूं। इल्ज़ाम ये भी है कि आप केवल जो नेशनल जो पार्टियां हैं उनकी खबरें दिखाते हैं, जो रीजनल पार्टियां हैं उनकी खबरें नहीं दिखाते हैं, कई और नेशनल पार्टियां जो छोटी हैं उनकी खबर भी नहीं दिखाते हैं। इसमें कितनी सत्यता है? नहीं, ऐसे थोड़ा एक दो के नाम अगर आप बता दें तो मैं अपने ज्ञान चक्षु खोल लूँ। आप यूकेडी की खबरें नहीं करते हैं ज़्यादा, या अन्य कोई जो छोटे मोटे दल हैं उनकी खबरें भी नहीं करते हैं कि तुम अभी उस लायक नहीं हुए हो, या इस तरीके से कि मेरे स्टैंडर्ड के नहीं हुए हो, इसलिए खबरें नहीं करते हैं, या कुछ और कारण है? नहीं, देखिए, स्टैंडर्ड की बात नहीं है, वो 42 साल पुरानी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी से पुरानी यूकेडी है, और आम आदमी पार्टी अभी जुम्मा जुम्मा आई हुई नए नए लोग हैं। लेकिन मैं हमेशा उस आदमी की खबर करता हूँ जो कुछ सीखना चाहता है, यानी कि जिस खबर को मैं कर रहा हूँ उस खबर में मैं लोगों को भी सिखाने की कोशिश करता हूँ। मैं वो पत्रकार नहीं हूँ जो सिर्फ खबर करा, रिकॉर्ड करा, चलाया और सो गया। नहीं, एक मैसेज समाज में आना चाहिए, क्योंकि मैंने कहा है कि मैं सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र का अनुभव करके आया हूँ, तो मैं समाज को भी कुछ लौटाना चाहता हूँ। लेकिन मैं उन किसी भी राजनीतिक दलों की खबरें नहीं करूँगा जो सीखना नहीं चाहते। यानी कि मैं अगर 53 साल की उम्र में सीखने की ललक रखता हूँ विजय रावत जी, तो 42 साल पुरानी पार्टियों को सीखने की ललक क्यों नहीं है? इतना चुनाव 2017 के बाद एक भी सीट नहीं आती यूकेडी की, सीखना क्यों नहीं चाहती? आज तक चिंतन मंथन क्यों नहीं हुआ कि हमारी एक भी सीट नहीं आ रही है? कारण क्या है? आम आदमी पार्टी में तो आप रहे हैं, उनकी खबरें भी आप नहीं करते हैं ज़्यादातर। उन्हीं वो भी, देखिए मैं कहता हूँ ना, वो भी ऐसा ही हो गया, उन्हें घमंड हो गया है। शुरू में वो ठीक रहे, उसके बाद में उन्हें ये लगता है कि दिल्ली का जो वो मॉडल अपना टोकरा सर में लेके घूमते हैं ना, जैसे हमारे यहाँ फेरी वाले घूमते हैं ना, बर्तन भांडे ले लो, वो पहले टोकरा लेके चलते थे, गाड़ियाँ कम होती थी, वैसे वो भी लेके घूम रहे हैं। मैं कह रहा हूँ 20 क्या 30 साल तुमको टोकरा लेके घूम लो, जब तक तुम उत्तराखंड के व्यक्ति को, उत्तराखंड के लोगों को सम्मान नहीं दोगे या उनको साथ लेके नहीं चलोगे और उनसे नहीं पूछोगे, तो तब तक विकल्प तो बहुत दूर की बात है, यहाँ भाजपा कांग्रेस के अलावा दूसरा कोई पनप ही नहीं सकता। ये नेशनल पार्टियां देती हैं सम्मान यहाँ के उत्तराखंड के लोगों को? देखिए, नेशनल पार्टियां सम्मान देती हैं ये नहीं देती हैं, ये तय करता है कि हमारा जो राज्य है वो राष्ट्रीय स्तर पे सोच रखता है। हमारे यहाँ उत्तराखंड में आपके घर के बगल में कोई बड़ा जघन्य अपराध हो जाए उस पर हम ध्यान नहीं देते, हम कश्मीर पे ध्यान देते हैं। अब आप समझिए कि हमारी सोच राष्ट्रवादी ज़्यादा होगी, हम राष्ट्रवादी ज़्यादा है और इसका नुकसान हमें हो रहा है। राष्ट्रवादी होना क्या गलत बात है? राष्ट्रवादी होना तो अच्छी बात है बहुगुणा जी। नहीं, राष्ट्रवादी से पहले हमें क्षेत्रवादी भी तो होना चाहिए। भाई, जिस क्षेत्र में हम पैदा हुए हैं, जिस क्षेत्र का हम खा रहे हैं, जिस क्षेत्र की हवा हम ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं, क्या उसके प्रति हमारी कोई जवाबदेही नहीं है? या राष्ट्र के बारे में सोचने लग जाएं और अपना घर खलियान खेत बांझा पड़ा दें, उनमें बंदर छोड़ दें, तो वो भी तो ठीक नहीं है ना। चलिए लास्ट सवाल पूछते हैं। 53 साल की उम्र है बहुगुणा जी की और 2 साल पत्रकारिता को हुए हैं। आने वाले 5 सालों बाद आप कहाँ देखते हैं, क्या विजन लेके चले हैं अपने उत्तराखंड के लिए, या किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, विजन के नाम पे एक टेलीविज़न हुआ करता था, टेलीविज़न तो अब रहा नहीं, लेकिन हाँ, मैं इतना ज़रूर चाहता हूँ कि हम
सारे के सारे एक साथ रहें और यूं ही कभी विजय रावत मेरे सामने हो, कभी मैं विजय रावत के सामने हूं, और कभी हमारे साथ कुछ और पत्रकार हों और हम जन मुद्दों पे चर्चा कर रहे हों। और सबसे बड़ा टारगेट ये है रावत जी कि हमारे द्वारा उठाए हुए मुद्दों का जिस दिन सरकारें संज्ञान लेना शुरू कर देंगी, हमें लगेगा कि अब हमारी पत्रकारिता की शायद इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। पहले सरकारें संज्ञान लेती थी खबरों का, अब सीधा पत्रकार का संज्ञान लिया जाता है कि आपकी कैसे हिम्मत हो गई ये खबर करने की। तो जब तक इस परिपाटी को हम ना बदल दें तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। और आगे तो ईश्वर मालिक है, बद्री विशाल की कृपा है, जो जो वो करवाएगा हम करते चलेंगे। और हम और आप तो क्या है, जो करवाएगा हम करते रहेंगे। बड़ी बेबाकी के साथ बोलते हैं राजेश पोलखोल बहुगुणा जी। 2 साल का भले ही इनका पत्रकारिता का एक्सपीरियंस हो, लेकिन कहते हैं, खुद ही डायलॉग मारते हैं कि बाल उनके यूं ही सफ़ेद नहीं हुए। 53 साल का और जो एक्सपीरियंस है वो उस 2 साल की पत्रकारिता में बिल्कुल जुड़ जाता है। तो बड़ी ही बेबाकी के साथ राजेश पोलखोल बहुगुणा जी ने जवाब दिया, क्योंकि गुपचुप तरीके से कई बातें राजेश पोलखोल बहुगुणा जी के बारे में कही जाती है। तो हमने सोचा कि आज चलिए राजेश पोलखोल बहुगुणा जी से पूछ ही लेते हैं कि गुपचुप तरीके से की बातें जो होती है उसका एक्चुअल में धरातल पर कितनी सत्यता है। तो आज के लिए इतना ही। आप देख रहे थे प्रवचन डिजिटल। नमस्कार।